Good morning, class. In our yesterday lecture, we study about the crystal field splitting in octahedral complexes and also calculate the crystal field stabilization energy. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली जो 5 मेटल आयन होते हैं वो जो है 2d ऑर्बिटल में जो है स्प्लिट हो जाते हैं. जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज़ T2z ऑर्बिटल्स, उनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर हो जाती है और जो 2 ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है. ये किस बेसिस पे होता है कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बेसिस पे कि जो मेटल के 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन है और जो ऑर्बिटल मेटल का लिगेंड के क्लोज अप्रोच में होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलर वे में जो मेटल का ऑर्बिटल लिगेंड से थोड़े डिस्टेंस पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी. एनर्जी लोअर एनर्जी हो रही है दैट मीन्स वो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे. और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो रही है दैट मीन्स वो ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे. In a similar way, today we study crystal field splitting in case of tetrahedral complexes. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. अब अगर हमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखनी लिगेंड की तो इसको हम किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे कि हमारे पास जो है क्यूब है, ये मैंने क्यूब ड्रॉ किया हुआ है और क्यूब में टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं. उन 8 कॉर्नर्स में से जो है हम 4 कॉर्नर्स पे जो है लिगेंड को प्लेस करेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है दैट मीन्स टोटल 4 लिगेंड्स होंगे. तो 4 जो लिगेंड्स हैं वो 8 कॉर्नर्स में से जो है 4 कॉर्नर्स पे जो है 4 लिगेंड आ जाएंगे और सेंटर में प्रेजेंट होगा मेटल आयन. क्लियर. और जो हमारे पास एलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है वो क्या होंगे, जो इन क्यूब्स के जो फेसिस हैं फेसिस के सेंटर से पास करेंगे. ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब इस केस में हमें जो है ऑर्बिटल्स को स्टडी करना कि किसकी एनर्जी जो है डिक्रीज़ होगी और किसकी एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी. वो किस तरीके से, अब ये देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करके चलते हैं साथ साथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल. अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. दैट मीन्स मेटल के सराउंडिंग में जो है टोटल 6 लिगेंड्स आ सकते हैं. तो उसके और इस केस में क्या है, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो यहीं से जो है क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है लोअर हो जाएगी. उसका रीज़न क्या है कि ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 लिगेंड्स हैं और टेट्राहेड्रल में टोटल 4 लिगेंड्स हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा होंगे उतने ही क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्लियर. तो टेट्राहेड्रल में जो है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल आयन. अब इस केस में क्या है हमारे पास जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आप ये देखो कि तीनों एक्सिस में जो है एग्जैक्टली जो है कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट हो. जैसे ऑक्टाहेड्रल में जो है हमारे पास 2 लिगेंड्स अलोंग जेड एक्सिस थे, 2 एक्स एक्सिस के अलोंग एंड 2 वाई एक्सिस के अलोंग. इस केस में क्या है, जो 4 लिगेंड्स प्लेस हैं 4 में से एक सिंगल लिगेंड भी ऐसा नहीं है जो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट हो. अब हमारे पास जो है टोटल मेटल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल. अब इसमें से जो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, अलोंग द जेड एक्सिस, ये उसकी शेप होती है. अब जो मेटल का डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल है वो इस तरीके से होगा. इस डायरेक्शन में जो है एक भी लिगेंड नहीं है, एक भी लिगेंड नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी. और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमम होगी तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लोअर हो जाएगी. सिमिलर वे में जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल होता है ये किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. ये मेरे एक्स एक्सिस इसकी लोब इस तरीके से आएगी और एक आएगी वाई एक्सिस में इस तरीके से लोब. फिर से ऑब्जर्व करो कि अलोंग एक्स एक्सिस भी एक भी लिगेंड नहीं है और वाई एक्सिस भी एक भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इस वाली ऑर्बिटल की डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल की भी एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी. तो टोटल हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी. सिमिलर वे में अगर हम इनको ऑब्जर्व करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. डी एक्स वाई लिगेंड ये कहाँ पे होता है, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस. ये इसकी लोब इस तरीके से आएगी, एक इधर आएगी, एक ऐसे और एक ऐसे. सिमिलर में वाई जेड जो है वो अलोंग द वाई एंड जेड एक्सिस होगा. जेड एक्स अलोंग इन बिटवीन, सॉरी अलोंग नहीं होगा, इन बिटवीन द जेड एंड एक्स एक्सिस. तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है 5 में से एक भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो लिगेंड के साथ जो है बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे हो, बिल्कुल उसके एडजेसेंट प्रेजेंट हो.
क्लियर। और ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये तो ज़्यादा, इनकी में जो है रिपल्शन बहुत मिनिमम है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। ये तीनों जो है इनके बीच में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, और जो लिगेंड्स हैं वो भी क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो इस केस में जो है रिपल्शन होगी, तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ये जो दोनों के दोनों लिगेंड हैं ये तो ऑन द एक्सिस ही प्रेजेंट है, ऑन द एक्सिस एक भी लिगेंड नहीं है, इसलिए इस केस में जो है रिपल्शन नहीं होगी और इसकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, और 4 के 4 जो लिगेंड्स हैं वो भी इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो मेरे पास दो ऑर्बिटल है x² - y² एंड dz², इनकी एनर्जी जब लोअर हो रही है तो ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और इन ऑर्बिटल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं ई ऑर्बिटल्स। लास्ट वाले में जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो इनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हमने लिखा है ई ऑर्बिटल्स। सिमिलर वे में ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी हाई हो रही है, एनर्जी हाई होगी तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, और इनको हम डेजिग्नेट करते हैं एज अ T2 ऑर्बिटल। देखो उस केस में dx, ऑक्टाहेड्रल के केस में dxy, dyz, dzx, इनको बोलते थे हम T2z ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी क्या थी, लोअर थी और स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। और dx² - y² dz² ऑर्बिटल, इनको बोलते थे इजी ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी क्या थी, हाई थी और स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी। यहाँ पे जो है T2z की जगह मैंने T2 यूज़ किया है, सिमिलर वे में ईजी की जगह ई यूज़ करा है। वो जो हम जी यूज़ करते हैं जैसे T2z एंड ईजी, यहाँ पे ये जो जी वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री को। क्लियर कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, थोड़ा सा यहीं पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये सेंटर में मेटल है, इस तरीके से टोटल 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हम इन ऑर्बिटल्स को साथ में जो है जी वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज जी रेड, मीन्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ, इस केस में जो है कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम सिंपली लिखेंगे T2 ऑर्बिटल एंड ई ऑर्बिटल। क्लियर। अब इनकी एनर्जी किस तरीके से होगी, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहले 5 मेटल्स आयन है, फ्री आयन है, तो 5 के 5 क्या होंगे, डी जनरेट होंगे। अब अगर ये स्फेरिकल फील्ड में प्रेजेंट होंगे, स्फेरिकल फील्ड होने की वजह से लिगेंड का जो है इक्वल डिस्टेंस है सभी मेटल ऑर्बिटल के साथ, तो एनर्जी इंक्रीज होगी, बट 5 की जो है डी जनरेट होंगे, स्टिल डी जनरेट होंगे, 5 की जो है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी। बट जब ये टेट्राहेड्रल फील्ड में होंगे, टेट्राहेड्रल फील्ड में होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ई ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, dx² - y² एंड dz²। सिमिलर वे में जो स्टार्टिंग के 3 है dxy, dyz एंड dzx, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं एज अ T2 ऑर्बिटल। इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाएगी। क्लियर। और जो ये बीच का डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोड से, ओन रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को, और इसको करेंगे डेल्टा टी से। हियर टी रिप्रेजेंट्स टेट्राहेड्रल। सिमिलर वे में हम इसको 2 पैरामीटर में कर सकते हैं और ये इक्वल होगा 10 DKU के। अब देखो मैंने लास्ट टाइम जब ऑक्टाहेड्रल डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज है, नो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी। दैट मीन्स कि जितना एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है ऑर्बिटल्स की, उतना ही अमाउंट जो है मैग्नीट्यूड का वो क्या है, इंक्रीज होगा, जिससे क्या है ओवरऑल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस केस में भी इन दोनों की एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है, 6 DKU से डिक्रीज हो रही है, तो टोटल कितनी होगी, 6 इसकी और 6 इसकी, -12 DKU डिक्रीज होगी। सिमिलर वे में इन तीनों की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक ऑर्बिटल कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 DKU, तो 4 3 12, तो -12 एंड +12, ओवरऑल जो एनर्जी है वो 0 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर। तो टेट्राहेड्रल केस में जो हमारे पास डेल्टा टी है वो किसके इक्वल है, 10 DKU। और अगर हम कंपेयर करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मेटल आयन भी सेम होगा, इवन लिगेंड्स भी सेम लगे होंगे। बस जैसे सपोज करो यहाँ पे जो मेटल है वही ऑक्टाहेड्रल में है, लिगेंड जो है सेम जो यहाँ पे लगे हैं वही ऑक्टाहेड्रल में लगे हैं। तो उस केस में अगर हम कंपेयर करें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है टेट्राहेड्रल में वो लेस होगी ऑक्टाहेड्रल से। उसका मैंने भी आपको रीज़न बताया था, लेस होने का रीज़न क्या है,
फर्स्ट थिंग कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास टोटल 4 लिगेंड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो अगर लेसर लिगेंड है तो वो लेस ही क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलर वे में अगर मोर नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे तो मोर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होगी। तो जो मेरे पास, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल को, तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। दैट मीन्स कि जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल फील्ड में वो अबाउट 2/3 होगी किसकी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की। क्लियर। और सेकंड बात करूं कि रीज़न क्या है कम होने का, फर्स्ट रीजन तो यही हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतनी ही रिपल्शन ज़्यादा होगी। और सेकंड हम इसमें बात करें कि एक भी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल के केस में ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली जो है लिगेंड की साइड पे हो, मीन्स नन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, इसलिए इसकी जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में जो है लेस स्प्लिटिंग होगी। क्लियर हुआ एनर्जी लेवल डायग्राम इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो इसमें जो है एक क्वेश्चन, इसमें से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारे पास, वो क्या, मैं पहले क्वेश्चन बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट टाइम जब हमने क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग स्टडी करनी स्टार्ट की थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो। और ये जो है हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग के ऊपर और सेकेंड डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी पे। अब क्वेश्चन क्या है, ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल जब हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन आते हैं, कुछ हाई स्पिन आते हैं, बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या है, मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं। उसका रीज़न क्या होगा, अब देखो क्या रीज़न होगा। अब अगर मैंने क्या कहा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो होगी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, सेकंड होगी पेयरिंग एनर्जी। अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है लो होती है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ये वाला डिस्टेंस ये कम होगा तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली ऊपर चले जाएंगे। अब जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है वो लो होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी लो होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी ही चाहिए हमें पेयर करने के लिए, तो वो क्या इजीली पेयर हो जाएंगे। और अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग लो है तो वो क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन जो है इजी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर मैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग की बात करती हूँ इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है वो कम है और इवन पेयरिंग एनर्जी से भी कम है। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम कंपेयर करें तो वो लेस देन है, कि मैग्नीट्यूड जो है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग का इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज क्वाइट स्मॉल एंड ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, की जो हमेशा क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड होता है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। अब पेयरिंग एनर्जी हाई है, दैट मीन्स ये एनर्जेटिकली क्या होगा, फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्लियर। इसको कैसे आंसर करोगे कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज क्वाइट स्मॉल एंड इज ऑलवेज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, देयरफॉर pairing of energy will never be energetically favorable, thus all the tetrahedral complexes are high spin complexes, or in other way no tetrahedral complex with low spin are found to exist। कि जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे। और उस हाई स्पिन होने का रीज़न क्या है कि जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस है देन द पेयरिंग एनर्जी, इसलिए जो है कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर हुआ। ये क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से होगी, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो होगी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। अब जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल केस में CFSE कैलकुलेट की थी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सिमिलर वे में जो है इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे।
आई होप आप सभी को कैलकुलेट करनी तो आई गई होगी। ऑक्टाहेड्रल में मैंने D1 to D10 सारे के सारे सिस्टम जो है खुद से करके दिखाए थे। यहाँ पे मैं आपको एक या दो बताऊंगी, बाकी जो है आपको खुद ट्राई करनी है। CFSC4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFSC कैलकुलेट करनी है, किसके लिए कैलकुलेट करनी है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। देखो एक एग्जांपल, जैसे लाइक मेरे पास D1 सिस्टम है, आपके पास जो है एग्जाम में कैलकुलेट करनी आएगी, उसमें आपको सीधा डायरेक्ट ये भी गिवन हो सकता है D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स भी गिवन हो सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसमें आप मेटल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए d ऑर्बिटल में से, और फिर बाकी जितने बचे वो उस तरीके से जो है वो सिस्टम आ जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का भी बता दूंगी कैसे करना है। अब सबसे पहले देखो D1 सिस्टम, सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल ड्रॉ करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये कि नीचे 3 ऑर्बिटल्स बना देंगे और ऊपर 2 बना देंगे। बट हमें क्या ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल में जो है E ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं लोअर एनर्जी के, और T2 ऑर्बिटल जो है हाई एनर्जी के, बस इतना डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जब हम बनाते हैं तो उस केस में क्या था, T2G ऑर्बिटल्स नीचे और EG ऑर्बिटल्स ऊपर, ये था ऑक्टाहेड्रल केस। इसका रिवर्स हो जाएगा, T2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हैं इसमें और E ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हैं। D1 सिस्टम एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए कैलकुलेट करनी है CFSC, 1 इलेक्ट्रॉन है और इनकी एनर्जी कितनी होती है, 6 के होती है ना, लोअर है तो माइनस में होएगी, -6, और यहाँ जाएगी -6 DQ। क्लियर। सिमिलर वे में D2 सिस्टम, 1 2 3 1 2 T2E, CFSC इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन -6 DQ, तो कितनी हो जाएगी -12 DQ। क्लियर। इस तरीके से कर लोगे कैलकुलेट। एक दो सिस्टम और बताऊं, लाइक कोई भी ले लो, D3 कर लोगे खुद से, 4 भी कर लोगे, 5 7 लेते हैं। चलो D7 सिस्टम के बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे। D7 सिस्टम टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। CFSC अब 4 इलेक्ट्रॉन्स, -6 + 3 × 4, -24 + 12 दैट्स इक्वल टू -12 DQ। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, सपोज D10 सिस्टम, D10 सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल है, यहीं से पता चल रहा है 0 ही आएगी, बट फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लो। 4 × -6 + 6 × 4 -24 + 24 दैट्स इक्वल टू 0। तो इस केस में जो CFSC है वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो आपको है D1 to D10 जो है वो सारे के सारे जो है एक बार कैलकुलेट करके देखने हैं खुद से। इस तरीके से D1 D2 सारे कैलकुलेट कर लोगे। एक एग्जांपल जो मैं अभी कही थी ना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आता है वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं इसमें, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है कोबाल्ट, साथ में हेलो क्लोरीन ले लो Cl4, और इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। इसके लिए जो आपको CFSC कैलकुलेट करनी है। अब CFSC कैलकुलेट कैसे करोगे, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, लेट इट बी X, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है 1 नेगेटिव, 4 × -1, और ये जो ओवरऑल चार्ज इक्वल्स टू में आ जाएगा, x - 4 = -2, x = -2 + 4, दैट इज़ इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट की अगर मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d7 4s2। कोबाल्ट किस में चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एस वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4s हाई एनर्जी के होते हैं, पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d7। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मीन्स टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल को ड्रॉ करोगे, T2 ऊपर आएंगे, E नीचे आएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7 D7 सिस्टम में सेम उसी के तरीके से होगा। तो इसकी जो CFSC आएगी वो कितनी आ जाएगी, -12 DQ।
तो इस तरीके से जो है आपको दोनों वे में गिवन आ सकता है, इस तरीके से डायरेक्ट भी आ सकता है कि आपके पास D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, और इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसमें पहले आप क्या करोगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, उसके बाद D में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतना ही सिस्टम हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे हमने ये टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल की स्प्लिटिंग स्टडी की, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल में स्टडी कर चुके हो, टेट्राहेड्रल में स्टडी कर ली है, अब जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो करेंगे टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। क्लियर। अब जो अगर हमें इनकी स्प्लिटिंग देखनी है टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर की, इसको समझने के लिए जो है हमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज जो टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसे समझने के लिए सीधा हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कैसे है, सेंटर में मेटल और अलोंग एक्स एक्सिस दो लिगेंड्स होंगे, वाई एक्सिस भी दो, जेड एक्सिस भी दो, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर जो है इसी की लैबोरेटरी फॉर्म किस तरीके से कि इसमें से जो है हम जो टू ट्रांस लिगेंड्स है, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये दोनों ट्रांस हैं, ये दोनों ट्रांस हैं और ये दोनों ट्रांस हैं, कि जो मेरे पास दो ट्रांस लिगेंड है उनको जो हम विड्रॉ कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड से। विड्रॉ का मतलब बाहर निकाल लेना। सपोज करो जेड एक्सिस वाले हैं, इसको इस साइड विड्रॉ कर लेंगे और इसको ऊपर वाली साइड विड्रॉ कर लेंगे, तो वो जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। और अगर मैं इन दोनों को कंप्लीटली ही रिमूव कर दूंगी तो अब जो मेरे पास ज्योमेट्री रह जाएगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर। इसको थोड़ा सा डायग्राम में बना के दिखाती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट वेट। जस्ट सी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेरे पास इस तरीके से होता है, टोटल 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या करना है कि जो उनसे भी कोई भी जो दो ट्रांस लिगेंड्स है, ट्रांस मीन्स अपोजिट टू ईच अदर, उनको जो हम विड्रॉ कर लेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जो अलोंग जेड एक्सिस है इनको विड्रॉ किया है, इसको थोड़ा और डिस्टेंस पे ले जाऊँगी, ऐसे इसको ले जाऊँगी, ये आ गया मेरे पास, इलोंगेशन होगी अलोंग जेड एक्सिस। इनको जो है हमने जेड एक्सिस के जो दो लिगेंड्स है इनको विड्रॉ कर लिया, बाकी सारे लिगेंड जो है एज इट इज़ हैं, तो इसको बोलेंगे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्लियर। ये कौन सा हो गया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये था ऑक्टाहेड्रल। और अगर टेट्रागोनल में अभी तो हमने सिर्फ इनको विड्रॉ किया है, अगर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जेड एक्सिस वाले दोनों लिगेंड्स को, इन दोनों को मैंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, अब टोटल जो जेड एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड्स थे वो तो रिमूव हो चुके हैं, एक्स एक्सिस वाले दो हैं, वाई एक्सिस वाले दो हैं, इनको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांस लिगेंड्स थे वो क्या है, कंप्लीटली रिमूव कर दिए इस केस में। पहले वाले केस में विड्रॉ किए थे, बट स्क्वायर अगर विड्रॉ कर रहे हैं उनको तो टेट्रागोनल, और अगर कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इनकी एनर्जी देखेंगे कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करती हूँ, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होते हैं, 5 जो फ्री मेटल आयन होते हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, T2Z एंड EZ। अब इस केस में क्या है, हमने इलोंगेशन कर दी, विड्रॉ कर लिया जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ। जब मेटल लिगेंड का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम होगा मीन्स अलोंग जेड एक्सिस जो लिगेंड्स हैं उनकी जो अलोंग जेड एक्सिस जो ऑर्बिटल है मेटल का, उनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है वो एक्जैक्टली पॉइंटिंग होता है अलोंग द जेड एक्सिस, तो दैट मीन्स जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। ये मेरे पास जो दो ईजी ऑर्बिटल है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इसमें से क्या होगा, जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या है, लोअर हो जाएगी, तो फिर से जो है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा, DZ स्क्वायर। क्लियर। अब मैं किसी भी चीज़ को इलोंगेट कर रही हूँ, मैंने इन दोनों को जो है बाहर ले गई हूँ, विड्रॉ कर लिया। जब तीनों के तीनों एक्सिस हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब मैं जेड एक्सिस को इस तरीके से इलोंगेट करूँगी तो जो एक्स और वाई वाले हैं वो तो क्लोज आ जाएंगे ना। जेड समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैंने जेड एक्सिस को इस तरीके से इलोंगेट कर दिया तो एक्स और वाई एक्सिस वाले क्लोज आ जाएंगे। अब ये चारों के चारों लिगेंड मेटल के क्लोज आ गए हैं, जब क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी कहाँ, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस।
अब जो लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, उसकी लोब्स ऐसी होती हैं, दो लोब्स अलोंग एक्स एक्सिस और दो वाई एक्सिस, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, डी जेड स्क्वायर और जिसकी एनर्जी इंक्रीज होगी वो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। सिमिलर में बात करते हैं रिमेनिंग थ्री ऑर्बिटल्स की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब ये जो तीनों के तीनों लिगेंड्स हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। डी एक्स वाई वाला कौन सा होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। एक्स और वाई वाले एक्सिस क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, तो इसके बीच में रिपल्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जो डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर में बात करती हूँ कि डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इस केस में क्या है, जेड एक्सिस के जो लिगेंड है वो दूर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं वो फिर से क्या होंगे, फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। जो डी एक्स वाई वाला है मीन्स लिगेंड इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, उस केस में रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जो डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। ये जो स्प्लिटिंग थी ये थी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, और ये जो अगली है ये है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के लिए। सिमिलर वे में अब आगे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या किया, जेड एक्सिस के लोग जो दो लिगेंड थे उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। दैट मीन्स जेड एक्सिस के लोग तो कोई भी लिगेंड नहीं बचा। तो जो जेड एक्सिस के लोग मेटल की ऑर्बिटल है दैट इज डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होगी, फर्दर डिक्रीज होगी। डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी जो है फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। ये है डी जेड स्क्वायर और इसकी एनर्जी इतनी डिक्रीज होगी कि ये जो है ये वाला जो ऑर्बिटल जा रहा है डी एक्स वाई इससे भी लोअर आ जाएगी एनर्जी। और जब ये दोनों कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो ये जो फोर लिगेंड्स ये और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। जेड एक्सिस के लोग दो लिगेंड्स हैं, पहले मैंने इनको इलोंगेट किया तो ये क्लोज आ गए, अब मैंने कंप्लीटली ही रिमूव कर दिया। जब दो लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट से कंप्लीटली रिमूव हो गए तो रिमेनिंग जो फोर हैं वो तो क्लोज आ जाएंगे ना। ये क्लोज आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। मीन्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे में डी एक्स वाई एनर्जी इंक्रीज होगी, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, एनर्जी डिक्रीज होगी। ये नीचे डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये किसके लिए है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। क्लियर हुआ। टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर के केस में एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से होगा, हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही लेके चलना है। उसमें बस क्या करना है, जो दो ट्रांस लिगेंड्स हैं उनको जो हम विड्रॉ करेंगे तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अगर हम उन दोनों को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो जो मेरे पास आएगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। अब जैसे हमने अभी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर पढ़ा ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। उसे हम कैसे करेंगे कि जो दो ट्रांस लिगेंड्स थे अगर मैं उनको जो है क्लोज ले आऊँ, अगर दो जो हमारे पास ट्रांस लिगेंड्स थे ये वाले, ये जो दो ट्रांस लिगेंड्स थे इनको अभी तो मैं ऐसे इस तरीके से ले गई, ये क्या थी, इलोंगेशन। अगर मैं इन दोनों को क्लोज ले आऊँ, अब देखो जब मैं इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर रही हूँ तो ये लिगेंड जो है ये क्लोज आएंगे। अब अगर मैं इसको फिर से ऐसे लेके आ रही हूँ, नियर लेके आ रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये तो होगी इलोंगेशन, ये होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होगा, जब ये दोनों पास आएंगे फिर से दूर हो जाएंगे तो इस केस में क्या होगी, फ्लैटनिंग हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी जो ये स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, बट अगर मैं बात करती हूँ टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब समझते हो ना कि उसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन आ जाए। तो डिस्टोर्शन कैसे हो रही है, अगर मैं इन दोनों को इलोंगेट कर दूंगी या फिर इन दोनों को क्लोज लेके आऊँगी तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसका भी एक बार डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। जस्ट सी, इस केस में हमने क्या किया था कि जो अलोंग जेड एक्सिस वाले जो दो लिगेंड हैं इनको जो है विड्रॉ किया था, इलोंगेट कर दिया था। तो ये जो डायग्राम है ये है इलोंगेशन के लिए।
इलोंगेशन का मतलब कि इन दोनों को जब हम दूर लेके जाएंगे तो ये जो चारों लिगेंड्स हैं ये क्लोज आ जाएंगे, ये वाला जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड डिस्टेंस है ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर मैं इनको सपोज करती हूँ लाइक ये वाली मैं बॉन्ड ले रही हूँ ए और ये भी ए ले लूँ, बाकी इन चारों को बी लेके चल रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, मेटल लिगेंड बॉन्ड ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि जो ए की बॉन्ड लेंथ है वो बी से बड़ी हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। सिमिलर वे में ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये है फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग का मतलब क्या होगा, अब जो मैं इन दोनों जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को विड्रॉ करी थी इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब देखो जब इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो चारों है इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये तो क्लोज आ जाएंगे और ये जो है ये फार अवे चले जाएंगे। अब फिर से इस केस में ये मेटल लिगेंड बॉन्ड ए और ये वाली बी, इस केस में क्या होगा, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है ए इज़ लेस देन बी, और इसको हम बोल देंगे टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इलोंगेशन, और ये हो जाएगी फ्लैटनिंग। इलोंगेशन के केस में क्या हो रहा था, जो DZ स्क्वायर वाले ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही थी जस्ट बिकॉज लिगेंड डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो रिपल्शन कम होगी। इसका बिल्कुल रिवर्स एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा फ्लैटनिंग के केस में। अब ये डिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है, तो DZ स्क्वायर अलोंग ऑर्बिटल के अलोंग वाली जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया ये। अब हमने टोटल जो है 4 कर लिया, क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, इसमें इलोंगेशन एंड फ्लैटनिंग। ओके, चलो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।